आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। हाँ सर, गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। आपने जो करा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो आप, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग, मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 29 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियो अपडेट्स या फिर जो कौन बनेगा है सीरीज है उसकी पीडीएफ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी आप मयूर मोगरे सर्च करके टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ, ये जो हम लेक्चर लेते हैं इसकी पीडीएफ, उसी के साथ साथ कौन बनेगा है सीरीज जो वीडियो है वो एक्सक्लूसिवली MM एकेडमी ऐप पर आता है, मगर जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। कौन बनेगा है सीरीज में हम PIB, AIR, न्यूज़पेपर सभी के करंट अफेयर्स MCQ फॉर्म में कवर करते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर अच्छी तरीके से हो जाए। न्यूज़पेपर एनालिसिस और कौन बनेगा है सीरीज, ये अगर आप दो देखते हो, क्योंकि वीडियो से तो फर्क पड़ता ही है, तो अगर आप ये दो देखते हो तो करंट अफेयर के मामले में आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट जो है वो मिल सकता है। तो फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पर भी। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये फिर से मैं कंट्री आपसे सेम पूछ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले भी ये कंट्रीज़ के बारे में पूछा हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन मुझे जो एडवांसमेंट चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो मुझे एडवांसमेंट के लिए आप फिर से और अच्छी तरीके से और रिफाइंड तरीके से, और ख़ासकर ये उनके लिए है जिन्होंने इस मैप बेस्ड एक्सरसाइज को इग्नोर किया है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कल के वीडियो से आपने कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसीलिए उन लोगों का देखकर एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। देखिए, कोई बच्चों वाली हरकत नहीं है, बच्चों वाली कोई एक्सरसाइज नहीं है कि हम ABCD लिखवा रहे हैं। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, और होता क्या है कि आप अगर 200% पढ़ते हो तो उसमें से आपको 100% जो है वो रिटेन रहेगा, और फिर जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो उसका 80% जो है वो आपको याद आएगा। और जो गलत होने के चांसेस होते हैं हमारे सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो वो अगर हम निकाल ले तो 60% आपका सही होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको 200% किसी भी चीज़ का पढ़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते ही 80% है, तो फिर सोचिए कि एग्जाम में उसका आएगा कितना, सही होने के चांसेस कितने होंगे, तो 20-30% तक आ जाते हैं। तो इसीलिए उस लेवल तक जाने के लिए हमें कितना डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप एक कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जरूर लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में नेक्स्ट बजट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बूस्ट देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के साथ हम यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है उसे भी देखेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में 7 ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं।
तो ये जो 7 स्टेप्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सीधा पूछा जा सकता है कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, या फिर इंटरव्यू जो होते हैं उसमें आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कैसे हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 7 स्टेप्स है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी के लिए काम आएंगे, ये आपको आगे के लिए भी काम आएंगे। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो ये आपको पता रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आता है कोविड-19 जो उसने कैसे इम्पैक्ट किया है स्टेट फाइनेंसेस को। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसे भी हम देखेंगे। 2 मॉडल यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो है केरला मॉडल और एक है धारावी मॉडल। दोनों मॉडल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर रियलिटी, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो सरकार ने अभी बोला है कि जो आउटसाइडर्स है वो भी ज़मीन खरीद सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। द हिंदू में भी आज एक आर्टिकल आया है इसी के बारे में, तो उसको और इसको मर्ज करके उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल 35A की, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो इतना कुछ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं अनफिनिश्ड टास्क, देखिए अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए आर्टिकल 44 कौन से पार्ट में आता है। पार्ट इन द सेंस पार्ट 3, पार्ट 4, वो मैं पूछ रहा हूँ। तो पार्ट बिल्कुल सही कहा आपने, पार्ट 4 में हमें देखने को मिलता है, और वो भी कहाँ, DPSP में, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब ये किससे रिलेटेड है, मैंने आपको जो MM एकेडमी पर पॉलिटी के लेक्चर्स है उसमें आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं वो भी बताया था। मतलब 44 है ना, 4 मतलब क्या है, इसका राइम क्या है, चोर, है ना। चोर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म लेकर भाग रहा है। तो 44 मतलब चोर यूनिफॉर्म लेकर भाग रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो इस तरीके से हमने याद रखा था। तो इसीलिए ऐसे ही प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अगर आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है और बाकी भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है तो आप MM एकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या है कि पूरे देश में एक ही फैमिली कानून लगेगा। अगर हम फैमिली लॉ की बात करते हैं, मतलब डिवोर्स अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो सभी तरफ सेम तरीके से जो कानून है वो लागू होंगे, है ना। जो फैमिली लॉज होते हैं वो लागू होंगे। अभी अगर हम देखते हैं एट प्रेजेंट तो बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो भी फैमिली लॉज लाए गए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग जो फैमिली लॉज लाए गए हैं उसमें बहुत सारे हमें एक्सेप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। खासकर अगर हम आर्टिकल 370 जब नहीं हटाया गया था उससे पहले की बात करते हैं तो हर इसमें हमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलता था। और बहुत सारे इसमें, मतलब सिर्फ यही कानून नहीं, बहुत सारे कानूनों में हमें देखने को मिलता था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ होता था। उसी के साथ साथ आर्टिकल 371 के तहत भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पर छूट दी गई है, जिनको यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है। उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी जो है उसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो गोवा है, दमन एंड दीव है, उसमें भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि यहाँ पर सभी तरफ सेम तरीके से लागू होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 7 वेज टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के 7 रास्ते कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से बोलिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बोलिए, और नॉर्मली भी अगर आप सिटीजन हो इंडिया के, आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्चुअली एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो 11 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर हमें लॉस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं 2020-21 में। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 28 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर फंड एस्टिमेट्स अगर हम देखते हैं डेवलप्ड मार्केट्स के, यहाँ पर बात की जा रही है डेवलप्ड मार्केट की, ठीक है। GDP जो है वो 3.5% जितना यहाँ पर प्री पेंडेमिक में होता था उसे 3.5% बिलो हमें देखने को मिल रही है। मतलब फर्ज कीजिए कि ग्रोथ तो होती है, देखिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ तो होगी ही, मगर जितना पेंडेमिक के पहले था उससे कम होगी। मतलब फर्ज कीजिए कि अगर पेंडेमिक नहीं आता
तो अगर 10% जो है वो ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलती थी, मगर अब इसके 3.5% कम हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। और वही अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं, डेवलपिंग मार्केट्स की बात करते हैं, तो ये आंकड़ा 5.5% ऑफ जीडीपी जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ये तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 3.5% नीचे जा रही है, लेकिन जो डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट है वो 5.5% जो है वो नीचे चलेगा प्री पैंडेमिक से। अब मेजर जो लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा बोलिए, गवर्नमेंट के द्वारा बोलिए, तो कई सारे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सके। जैसे कि अगर हम आरबीआई की बात करें, देखिए 2 तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा लाई जाती है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है। आरबीआई मतलब क्या है, रेपो रेट जो है उसमें चेंज करना, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करना, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे हो गए आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज। लेकिन फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो जो टैक्सेस है उसमें कटौती करना, टैक्सेस में चेंज करना, फिस्कल स्टिमुलस देना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेपो रेट। आरबीआई ने यहाँ पर रेपो रेट जो है उसमें कटौती की है, काफ़ी कंटिन्यूसली कटौती की है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी कुछ टाइम से उन्होंने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। अब ये सिनारियो कैसे होता है, रेपो रेट आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ देखते हैं। आरबीआई अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो रेपो रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर है आरबीआई, यहाँ पर है बैंक और यहाँ पर है लोन लेने वाला इंसान, यहाँ पर है डिपॉजिट करने वाला। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए कि बैंक में डिपॉजिट आए हैं 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ की जगह पर बैंक को, ये जो डिपॉजिटर है इसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसको 103 रुपये अगर बैंक को वापस देना है 3% इंटरेस्ट रेट से, तो ये जो बैंक है ये क्या दान में बांट रही है 3 रुपये? नहीं, मतलब ये जो 100 रुपये आए हैं बैंक कमाने के लिए क्या करेगी, लोन में घुमाएगी। अब ये इसको लोन दे रही है, जब ये इसको 100 रुपीज़ लोन दे रही है तो फिर ये 3% जब इसको दे रही है तो इससे ज़्यादा ही रखेगी ना, तो ये रख रही है 5% का, ठीक है, 5%। मतलब ये लोन वाला जो है बैंक को 105 रुपये वापस देगा, है ना। मतलब बैंक को 105 रुपये मिल रहे हैं, बैंक को कितने देने हैं, 103 रुपये देने हैं, मतलब बीच में बैंक का 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब नेक्स्ट सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो आरबीआई है वो पिक्चर में कब आती है, रेपो रेट पिक्चर में कब आता है, तो ये पिक्चर में आता है जब बैंक के पास के डिपॉजिटर के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब बैंक को लोन तो देना है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगी, आरबीआई से पैसा लेगी। आरबीआई से बैंक ने लिए 100 रुपये, ठीक है, आरबीआई ने बोला है कि भैया मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट पर तुम 100 रुपये जो है वो दे देना। मतलब बैंक को आरबीआई को कितने देना है, 105 रुपये देना है। तो बैंक यहाँ पर जब लोन में 100 रुपये घुमाएगी तो बट ऑब्वियस है कि 5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखेगी, खुद को भी प्रॉफिट कमाना है, तो ये रखती है 8%। तो मतलब 100 रुपये इसको दिए तो ये वापस कितने देगा, 108 रुपये देगा। 108 रुपये बैंक को मिले, 105 रुपये बैंक ने आरबीआई को दे दिए, बीच में इसके खुद का 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से बैंक प्रॉफिट कमाती है। तो जो इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक को पैसा देती है वही होता है रेपो रेट, मतलब यही हमें रेपो रेट जो है वो देखने को मिलता है। अब फर्ज कीजिए रेपो रेट अगर बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी बढ़ेगा। ये अगर 8% कर देती है तो ये यहाँ पर 10% कर देंगे, या फिर ये अगर यहाँ पर 2% कर देता है तो ये 8 की जगह यहाँ पर 5% कर देगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमें ब्याज दर कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन रेपो रेट। अब यहाँ पर बात ये भी है कि ये ब्याज दर कम ज़्यादा होने से फ़र्क क्या पड़ता है। अब देखिए ब्याज दर अगर कम हो गए, अब अगर गाड़ी का लोन है वो अगर 5% से 2% कर दिया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, मतलब गाड़ियाँ खरीदेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या, इन्फ्लेशन राइज होगा। वही अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो फिर वैसे सिनारियो में अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो ब्याज दर इंक्रीज हो जाएंगे। 2% सीधे 8% अगर कर दी गए तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, फिर अपने आप इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ जाएगा। तो मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेपो रेट जो आरबीआई है वो फ्लक्चुएट करती है, कम ज़्यादा करती है। तो अभी के सिनारियो में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई चल रहा है। इन्फ्लेशन हाई चल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए, है ना। रेपो रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेंगे, लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आरबीआई ने बढ़ाए क्यों नहीं, आरबीआई ने कॉन्स्टेंट क्यों रखे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो रही है। आरबीआई के 2 पर्सपेक्टिव है, एक तो भैया ग्रोथ दिलाओ और यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अब इन्फ्लेशन तो हाई है लेकिन ग्रोथ लो है ना,
नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ जब हाई होती है तो वो इन्फ्लेशन हाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई है, ग्रोथ यहाँ पर लो है। ऐसे सिनारियो को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो बताए हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ ये परसेप्शन के साथ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पता है, ठीक है। हालांकि इकोनॉमी के जब मैं लेक्चर्स लूँगा MM अकेडमी पर, तब मैं आपको और अच्छी तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू, यहाँ पर तो मैं फोटोज़ वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फोटोज़ के थ्रू एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। चलिए यहाँ पर ग्रोथ जो है इसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैग्नेंट है हमारी ग्रोथ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे सिनारियो में ये हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए RBI ने रेपो रेट कांस्टेंट रखे अभी के टाइम पीरियड में, लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो काफ़ी कम भी किए। रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक जिस ब्याज दर से RBI में जमा करती है पैसे। लोन मॉरेटोरियम दिया गया कि भैया आप आराम से अपने जो पैसे हैं वो बचा कर रखो, है ना। उसी के साथ गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा भी कई सारे मेजर्स लिए गए। फिजिकल साइड में अगर आप देखो, गवर्नमेंट की तरफ से आत्मनिर्भर ये लाया गया, जो गरीब कल्याण योजना है वो लाई गई, फ्री में राशन बांटे गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे मेजर जो है वो लिए गए हैं। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिबाउंड अच्छी तरीके से हुई है। मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, या फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे थे कि जो वी कर्व है वो रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, तो वो एक्चुअल में आ रही है। मतलब सीधा यहाँ पर नीचे आए थे हमारी इकोनॉमी, और फिर यहाँ पर रिबाउंड जो है उसी रफ्तार से की है, जिस रफ्तार से नीचे आई थी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही है ना। तो मतलब लोग जो है ये इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं कि अब मुझे पैसा खर्च करने से कोई नहीं रोक सकता है, मालॉर्ड, इस तरीके से, ठीक है। नंबर 2, पहली चीज़ तो ये हो गई कि रिबाउंड हो रही है ना, पर्टिकुलरली गुड्स एंड इंडस्ट्रीज में। दूसरा है कि इन्फेक्शन रेट जो इंडिया में वो लोअर होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हो रही है, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है, वो कम हम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सेकेंड वेव जिस तरीके से यूरोप में आई है, उसी तरीके सेकेंड वेव जो है फिर से इंडिया में भी आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक पेंट अप डिमांड भी हो सकती है। मतलब क्या है कि लोग पिछले 4-5 महीनों से खर्च नहीं कर पाए हैं, तो ये 4-5 महीनों का एक साथ एक महीने में खर्च हो रहा है, तो इसलिए हमें हमारी इकोनॉमी जो रिबाउंड होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, वैसे ही फिर से इकोनॉमी जो है वो स्लोअर रेट पे देखने को मिलेगी। मतलब ये W शेप्ड, ना कि V शेप्ड, W शेप्ड रिकवरी हो सकती है। अलग अलग मैंने शेप्ड रिकवरीज भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये जो है अलग अलग शेप्ड रिकवरी, तो इसमें W शेप्ड रिकवरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो खासकर यहाँ पर गुड्स जो है उसमें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारी ज़्यादातर GDP जो है वो सर्विस पर डिपेंडेंट है, सर्विस पर। और अगर आप सर्विस सेक्टर देखोगे, होटल सर्विस बोलिए, प्रोफेशनल सर्विस बोलिए, कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलिए, वो काफ़ी स्लोअर ग्रोथ पर रिकवर हो रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर 7 हमारे पास ऑप्शंस है जिससे कि सरकार जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ में, बूस्ट में ला सकती है। पहला तो ये है कि जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत सरकार खर्च कर रही है, नो डाउट खर्च करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम स्टिमुलस दे देते हैं वहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि सरकार के पास कुछ पैसा आता है और सरकार खर्च करती है। अब सरकार के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं, लेकिन सरकार अगर 200 रुपये खर्च कर रही है, तो ये एक्स्ट्रा जो 100 रुपये खर्च कर रही है वो उधार लेना पड़ेगा, और यही है फिस्कल डेफिसिट। अब ज़्यादा उधार लेना सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए क्या है कि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट अगर इंक्रीज होता है तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। फिस्कल स्टिमुलस जब दिया जाता है तब तो प्रॉब्लम होती ही है। तो अब सिनारियो में क्या है कि यहाँ पर गरीब लोगों को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कितना अफोर्ड कर पाएगी? बेस्ट बेट हो सकती है कि आप MSME जो उसको सपोर्ट करो, जिससे कि एटलीस्ट हमारा प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज हो, जिससे कि हमारी जो ओवरऑल GDP है वो तो इंक्रीज हो। एज ऑफ नाउ एडिशनल टू कैश फ्लो इशू, स्मॉल बिजनेसेस जो है वो काफ़ी ट्रबल में है। एक तो कैश फ्लो इशू है ही, कैश फ्लो इशू जो है गवर्नमेंट ने सॉल्व करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अलग अलग कंप्लायंस बर्डन्स हैं, GST के बोलिए, लाइसेंसिंग के बोलिए, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको भी कम किया जाना चाहिए। अभी देखिए क्या है कि हर महीने यहाँ पर GST के लिए भेजो, फिर उसके बाद क्वार्टरली भरो, ये करो वो करो, ये सारे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होते हैं,
है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर जो रेगुलेटरी यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिससे कि वो फ्रीली यहाँ पर फंक्शन कर सके, ना कि वो दबाव में कि यार ये करना है, अरे बाप रे ये भूल गए ये करना है, ये नहीं, अभी पूरा वो ग्रोथ पर फोकस करने देना चाहिए उनको, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर हेल्पिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं कि अब फर्ज कीजिए रियल इस्टेट है ना, रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में बैकवर्ड लिंकेज में हमें देखने को मिलता है कि रियल इस्टेट मतलब कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें स्टील इंडस्ट्रीज जो है उनको भी फायदा होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है उनको भी फायदा होता है। और फॉरवर्ड लिंक में अगर हम देखते हैं तो लोग परचेस करते हैं तो एक सर्विस सेक्टर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिल जाता है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर और भी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ स्टील इंडस्ट्री देखते हैं तो स्टील इंडस्ट्री पर और कोई इंडस्ट्री डिपेंडेंट है क्या? नहीं, इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री डिपेंडेंट नहीं है, वो स्टील बनाती है। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिस पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है। मतलब अगर इसमें मंदी आ जाए तो हो सकता है इनमें भी मंदी आ जाए। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है ना, और फॉरवर्ड इसमें भी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जिनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उनको यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। करंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है एक्सेसिव रेगुलेटरी रेंट सीकिंग से, है ना। और यहाँ पर टाइटर इमिशन नॉर्म्स जो लाए गए हैं कि भैया आपको BS6 जो है वही बेचना है, मतलब पुरानी आपकी गाड़ियाँ जो है खड्डे में गई, है ना। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलैक्स करना चाहिए। तो इसलिए सोल्यूशन क्या है कि भैया आप GST जो है उसको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पर 28% लग रहा है। अगर उसको कट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो कीमतें हैं गाड़ियों की वो कम हो जाएगी और डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि लोग खरीदी करेंगे, उसको बूस्टअप मिलेगा। BS6 नॉर्म जो है उसको 1 साल के लिए कम से कम आप थोड़ा रिलैक्स कर दो, जिससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर हम आते हैं रियल इस्टेट। खासकर रियल इस्टेट को यहाँ पर हेल्प करना ज़रूरी है, जिस पर बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, जैसे कि सीमेंट हो गई, स्टील हो गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, इंटीरियर डेकोरेशन हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी बोलिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बोलिए, इसमें यहाँ पर रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि इसकी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो। डिमांड यहाँ पर क्योंकि काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी कम लिक्विड ये हमें देखने को मिलता है रियल इस्टेट, है ना। तो इसलिए इसकी भी डिमांड इंक्रीज करने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसी के साथ फोर्थ हमें देखने को मिलता है कि ई कॉमर्स पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है सब हटा दो। ई कॉमर्स पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अगर लाकर रख देते हैं तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है वो हटा दो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो करना है उनको करने दो, जिससे क्या होगा कि ई कॉमर्स जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारी इकोनॉमी को रन करते रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी होता रहेगा, और उसी के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी यहाँ पर मेंटेन होती रहेगी। तो यहाँ पर ई कॉमर्स है उसके रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हटा देने चाहिए। फिफ्थ हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइस कैप जो है मेडिसिन पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, वो यहाँ पर हटा देना चाहिए। देखिए प्राइस कैप लगाने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। सैनिटाइजर पर प्राइस कैप लगाई गई है, मास्क पर प्राइस कैप लगाई गई है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो बेच रहे हैं अंधाधुंध प्राइजेस पर ही। तो इसीलिए उस पर कुछ लगाकर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो हटा देना चाहिए, जिससे क्या है प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सके और वो भी प्रॉफिट जो है उसके लालच में यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सर्कुलेट कर सके। सिक्स्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को रिवर्स कर देना चाहिए। क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए गए, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया। अब कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि क्या है कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ तो भैया यहाँ पर बिजनेस करना अब आसान है, यहाँ पर टैक्सेस कम देना पड़ेगा बिजनेसेस को, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से जो सरकार के पास टैक्स आ रहा था उसमें कटौती हो गई। पहले 100 रुपये आ रहे थे लेकिन अब 80 रुपये आ रहे हैं, है ना। और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए ये जो कम हो रहा है इसको थोड़ा फिर से बढ़ा दो। तो कम टाइम के लिए यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया उसको रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको कट कर दो। पर्सनल इनकम टैक्स को अगर हम कट करते हैं तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। अभी मैं टैक्स भर रहा हूँ 4 लाख, तो अभी मेरे पास अगर मेरे को अगर 2 ही लाख भरने पड़े तो फिर मेरे पास 2 लाख जो है वो सेव रहेंगे, ये 2 लाख मैं कहीं खर्च कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी भी चीज़ आती है कि पर्सनल इनकम टैक्स भरने वाले लोग ही बहुत कम है ना, तो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट यहाँ पर 7th आता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है उसको यहाँ पर रेस करना या फिर रुपी को वीकेंड करना, इन दोनों में से अगर हमें चूज करना है तो हमें रुपी को वीकेंड करना ज़्यादा बेटर है। रुपी को वीक करना मतलब यहाँ पर अभी 73-74 चल रहा है रुपी, होने दो उसको 80 रुपीज़। अगर हम डॉलर्स की कंपैरिजन में बात करते हैं तो मतलब $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ हो जाने दो। याद है मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि अगर हमारा रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट वालों को फ़ायदा होता है या एक्सपोर्ट वालों को मज़ा आता है? तो एक्सपोर्ट वालों को मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिल रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जो एक आधा मतलब समझ लीजिए कि MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, MM एकेडमी का सब्सक्रिप्शन मैंने आउटर इसमें मतलब बाहर के इसमें फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने $1 रखा है, ठीक है, USA में अगर कोई परचेस कर रहा है तो मैंने $1 रखा हुआ है। अब $1 के बदले में मुझे अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो 70 रुपीज़ मिलेंगे, है ना, 70 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर रुपी वीक हो जाता है तो फिर मुझे कितने मिलेंगे? $1 ही मेरी कीमत है लेकिन मुझे 80 रुपये मिलेंगे, मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। उसी के साथ अगर गुड्स की हम बात करते हैं तो मैं अगर कोई पेंसिल बेच रहा हूँ, पेंसिल है $1 की, ठीक है, तो मुझे 70 रुपीज़ मिल रहे हैं। लेकिन फिर अगर ये सस्ती हो जाती है, मतलब महंगा, ये रुपी जो है वो अगर सस्ता हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है, तो मुझे 80 रुपये मिलेंगे। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट को हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं कि इंपोर्ट कम हो जाए, है ना। तो इंपोर्ट कम अपने आप इससे भी हो सकता है अगर हम यहाँ पर ये बढ़ा दे तो, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय हम यहाँ पर रुपी को वीकेंड जो है वो भी होने दे सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड रिवाइव किस तरीके से किया जाए, ये सिनारियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल हमारे सिटीजन होने के नाते भी। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि कोविड-19 जो है उसने कैसे स्टेट फाइनेंसेस को इम्पैक्ट किया है। इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी बैलेंसेस अगर हम देखते हैं, मोस्ट स्टेट जो है ये काफ़ी बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं। बट ऑब्वियस है ना कि उनको इनकम जो नहीं आ रही है, जो GST कंपेंसेशन दिया जाने को बोल रहे थे वो भी यहाँ पर डिले हो रहा है, डिले होते जा रहा है। तो मतलब उनकी इनकम नहीं आ रही है लेकिन पेंडेमिक की वजह से खर्च जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, इसने सीजर इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। सीजर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसमें लॉस हो रहा है, मतलब उनको इनकम नहीं आ रही है। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमें सीजर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको एग्जाम में सीजर इफेक्ट क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन स्टेट फाइनेंसेस जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन टेनियर, है ना, नई वेव जो आएगी इन्फेक्शन की, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। अब देखिए, अगर हम हमारे पैंडेमिक देखते हैं तो 1896 में प्लेग, 1918 में स्पेनिश फ्लू, 1757 में एशियन फ्लू, 1974 में स्मॉल पॉक्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ नीचे गई थी, और ग्रोथ नीचे गई थी तो रिवाइव हुआ था लेकिन फिर से कम आके ऊपर। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि डाउन टर्न देखने को मिला, फिर से ऊपर आया लेकिन फिर से डिक्लाइन जो है वो भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं शार्प रिबाउंड इन द इमीडिएट सीक्वेंट, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है फिर से देखने को मिला है। तो जो अभी हम लास्ट इसमें देख रहे थे, लास्ट आर्टिकल में, कि हमारी ग्रोथ जो है वो हो रही है लेकिन फिर नीचे जा सकता है, तो ये वही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो केरला मॉडल यहाँ पर आ रहा है। केरला मॉडल अगर आप देखोगे तो क्या था कि लोकल गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशन है उसको एम्पावर्ड किया गया था। अब उसमें वो क्या कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें वो लेकर आए थे, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करना, वल्नरेबल सेक्शन को आइडेंटिफाई करना, क्वारंटीन करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें केरला मॉडल में देखने को मिल रही थी। तो केरला ने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, लेकिन फिर उसकी सेकेंड वेव जो है वो देखने को मिली है। इन्फेक्शन जो है केरला में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर धारावी मॉडल के बारे में बात की जा रही है। धारावी मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टाइमली आइसोलेशन, ये देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी किचन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके साथ मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम पेंडेमिक जो है उसको रोक सकते हैं और जो स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर बचा सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में वो पूरी तरीके से गुंथ जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रियलिटी, जम्मू एंड कश्मीर के जो नए लॉज लाए गए हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये द हिंदू का है, दोनों इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ये तो हम देखेंगे ही, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको आर्टिकल 35 के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लैंड लॉज है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर नोटिफाइड किया गया है सेंटर के द्वारा 26 अक्टूबर को। अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने यहाँ पर जो ज़मीन है उसका परचेस अलाउ कर दिया है नॉन परमानेंट रेसिडेंट को भी। मतलब कैसा है कि अब तक कैसा हो रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर जब तक वो स्टेट था तो आर्टिकल 370 देखने को मिल रहा था, 35A देखने को मिल रहा था। अब उसके तहत क्या था कि परमानेंट रेसिडेंट जो है वो डिफाइन किए जाते थे कि परमानेंट रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के कौन है, और जो परमानेंट रेसिडेंट रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ वही वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसके कई फायदे कई नुकसान भी बताए जाते थे, जैसे कि अगर कोई परचेस नहीं कर पा रहा है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं होगी, है ना, रोज़गार नहीं मिलेगा, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके फ़ायदे अगर हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रहेगी, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा। उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को ही मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स है वो भी ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसा ऑर्डर यहाँ पर लाया गया है। ओनली परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पर परचेज कर सकते थे पहले, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया और बायफर्गेट भी कर दिया गया। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए और जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे दी गई। इसके साथ ही अब कहाँ पर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, तो पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। और हमारे यहाँ पर टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है, टोटल बताइए 8 है ना, बराबर है कि नहीं है, 8 है ना, याद है, 9 नहीं है, ठीक है 8 है। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली कंबाइंड हो गए तो 8 हो गए। तो अब टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना, वेरी गुड। तो लिखिए, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का किया गया था कि भैया ट्रांसफर लैंड हैम्पर्ड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं ले सकता है ज़मीन, तो इन्वेस्टमेंट को हैम्पर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है ना। अब कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे गए, जैसे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी क्लियर किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं इससे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट मिलेगी और पीस और प्रोग्रेस जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसमें भी एडवांसमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ सेवरल स्टेट्स है, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं एज पर आर्टिकल 371 हम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें 371 के साथ A-B-C ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये भी हमने पॉलिटी के जो लेक्चर्स है MM एकेडमी पर उसमें कवर किया हुआ है। सेंटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर न्यू लैंड लॉज जो है फॉर यूनियन टेरिटरीज लद्दाख बिफोर 30 अक्टूबर, यहाँ पर लोगों की हित की रक्षा जो है वो की जाएगी। उसी के साथ साथ जो भी डेमोग्राफी इथनिसिटी है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगी। सेंटर का जो अप्रोच रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो एक हम बोल सकते हैं कि भैया ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करने के लिए काफ़ी मुश्किल है। मतलब जनता जो है उनको ऐसा है कि सही में हमारे हित की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, सही में यहाँ पर हमारे लिए देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ। तो आपको ध्यान में रखना है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई आर्टिकल ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो फिर वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है अमेंडमेंट से एज पर आर्टिकल 368, है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल 35A जो है वो ऐड किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1954 में जो इशू किया गया था आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर कैसा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड किया गया, तो इस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है वो है। लेकिन जिस तरीके से ये ऐड किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही हटा भी दिए गए हैं, है ना। आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया। आर्टिकल 35 जो है स्पेशल राइट प्रोवाइड कर रहा था परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब परमानेंट रेसिडेंट्स कौन है ये निकाले जा रहे थे, और फिर जो परमानेंट रेसिडेंट्स है उनको कुछ सहूलत दी जा रही थी,
जो कि नॉन परमानेंट रेसिडेंट जो है बाहर के जो जम्मू एंड कश्मीर के उनको नहीं मिल रही थी। मतलब जो आउटसाइडर है उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करना, ओन करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड नहीं था, परमानेंटली वो सेटल नहीं हो सकते थे, ठीक है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है वो भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्हीं के लोग यहाँ पर ले सकते थे, और जो असेंबली है वो परमानेंट रेसिडेंट कौन है वो डिफाइन कर सकती थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आर्टिकल 35 के तहत देखने को मिलती है, लेकिन ये भी चला गया, आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस भी चला गया। तो अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और बहुत सारे जैसे लॉज आते थे जिसमें हम देखने को मिलता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब वो भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का, और उसी के साथ साथ उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। और अब यहाँ पर जो लैंड है वो भी अब परचेस कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो क्लियर कट पिक्चर हो गया आपके सामने, और भी इस पर आर्टिकल्स आने वाले हैं आगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन की एक न्यूज़ है कि हार्ली डेविडसन और हीरो इनमें यहाँ पर हो गया है मर्जर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक न्यूज़ आई थी पेपर में कि हार्ली डेविडसन जो है वो जा रहा है छोड़कर, इंडिया छोड़कर जा रहा है, टाटा बाय बाय बोलकर जा रहा है, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया, यू टर्न मार लिया, और अब यहाँ पर देखने को मिला हार्ली डेविडसन ने हीरो के साथ हाथ मिला लिया। अब वो बोल रहा है हीरो चलो अब यहाँ पर कुछ कारनामा कर दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर जो इन्होंने हाथ मिलाया है तो इससे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है क्या? मतलब जो हार्ली डेविडसन है अब क्या हीरो के साथ हाथ मिलाकर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है क्या, जिससे कि हीरो भी अब उस लेवल की उस टेक्नोलॉजी के, हार्ली डेविडसन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है उसकी गाड़ियाँ बना सकता है क्या? तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखिए हीरो मोटोकॉर्प जो है वो यहाँ पर डेवलप एंड सेल अ रेंज ऑफ प्रीमियम मोटरसाइकिल अंडर हार्ली डेविडसन ब्रांड नेम। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हीरो है वो भी अब हार्ली डेविडसन के नाम के अंडर में गाड़ियाँ जो है वो बेच सकता है। तो अब देख लो भाई साहब, अगर आप हार्ली डेविडसन ले रहे हो तो आप हीरो की गाड़ी ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इट विल टेक केयर ऑफ सर्विस पार्ट रिक्वायरमेंट, जो हार्ली बाइक्स होते हैं, मतलब जिनके पास भी हार्ली डेविडसन बाइक्स हैं उनकी जो सर्विसेज है, उनकी जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट है उसका भी देखभाल अब कौन करेगा, हीरो करेगा। हीरो जो है वो हार्ली डेविडसन की एक्सेसरीज जो है, जनरल मर्केंटाइज जो है वो सारी चीज़ें बेचेगा भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉन इक्विटी टाइप है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो सेल एंड परचेस है पार्ट्स के वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। तो अब इससे क्या होगा, इससे दोनों को बेनिफिट होगा। एक तो यहाँ पर जो हीरो है उसका सेल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, प्रीमियम गाड़ियों के सेक्शन में वो बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर लेगा। दूसरा हार्ली डेविडसन जो है उसके जो यहाँ पर प्लांट्स बंद हो रहे थे, क्योंकि देखिए हार्ली डेविडसन की जब हम बात करते हैं तो टोटल इतने सालों में, मतलब कई साल, मतलब समझ लीजिए डेकेड के आसपास उसकी 25,000 जो गाड़ियाँ है वो बेची गई है, जबकि उसका ये था कि हम एक साल में 10,000 गाड़ियाँ जो है वो बेचेंगे, ठीक है। तो इससे उसका पूरा नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, अभी के अभी बहुत सारे कोर्सेस अभी आगे आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम न्यूज़पेपर जो है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज़ हमसे छूट तो नहीं गई। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर सिर्फ NIA के बारे में बात की जा रही है। तो NIA के बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये ऑलरेडी मैंने MM Academy ऐप के जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है NIA के बारे में, और ऐसे भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ हमारे न्यूज़पेपर के इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर NIA के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी सिटी की न्यूज़ है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो इलेक्शंस है उसके बारे में बात हो रही है, तो इलेक्शन के बारे में ही बात जो है वो चलती रहेगी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सप्रेस नेटवर्क है उसमें भी कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि CBI जो है वो एक आ रहा है। CBI के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने कल के ही लेक्चर में देखी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मतलब प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, है ना, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आइडियाज़ पेज ये हो गया। उसी के साथ साथ अभी एक्सप्लेन सेक्शन में हमने देख लिया। वर्ल्ड न्यूज़ में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके रिगार्डिंग, वहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। उससे क्या होता है कि सेंसेक्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फ्लक्चुएशन करता है। यहाँ पर आप सेंसेक्स जो है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। अब हर्षद मेहता तो कोई अभी है नहीं कि वो सेंसेक्स को संभाल लेगा ऑन लाइटर नोट। तो इस तरीके से हमें सेंसेक्स के बारे में देखने को मिल रहा है। और बाकी हार्ली डेविडसन और हीरो इसका हमने अभी देखा ही है ना।
और बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ जो है उसमें भी कुछ खास नहीं है। तो ऐसे न्यूज़ जो है वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रही है, जितना हमने कवर किया है उतना मोर देन इनफ है आज के न्यूज़पेपर में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।